थियरी ऑफ मार्क्सिज्म है। थियरी ऑफ मार्क्सिज्म में कई चीजें हैं आपके सामने। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है, सेकंड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है, क्लास स्ट्रगल है, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन और सोशल चेंज एंड सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। इसको हम एक नाम और देते हैं यंग मार्क्सिज्म का। उसके बाद आपके सामने आएगा सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड लास्ट पॉइंट है रिलेवेंस ऑफ मार्क्स। ये चीजें पढ़नी है आपको। क्लियर हो रहा है? इतनी चीजें हैं आपके पास। एनिमीज के डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन ऑब्लिक सोशल चेंज, सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। और एक कंसेप्ट और थोड़ा सा आपको यहां पर हम दे देते हैं, यहां पर आज ले लो, थ्योरी ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाई द ओरिजिन ऑफ कार्ल मार्क्स। मार्क्स की उत्पत्ति क्यों होती है? कार्ल मार्क्स का उदय क्यों हुआ? क्योंकि देखो, कार्ल मार्क्स की थियरी या मार्क्सिज्म की थियरी क्लास स्ट्रगल से आती है। ठीक? क्लास स्ट्रगल से अगर आ रही है थियरी, अगर मार्क्सिज्म की थियरी को हम क्लास स्ट्रगल की थियरी के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं, तो क्लास स्ट्रगल आता क्यों है? यानी मीन्स कि सोसाइटी डिवाइड होता है अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास इज नोन एज कैपिटलिस्ट, लोअर क्लास इज इक्वल टू लेबर। कैपिटलिस्ट इज इक्वल टू माइनॉरिटी क्लास इन सोसाइटी, और लेबर क्लास दैट इज मेजॉरिटी इन सोसाइटी। क्लियर? अब अभिराम या आप लोगों से मैं पूछूं, तुम लोगों से, कि हु इज द कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट कौन है? कैपिटलिस्ट कौन है अगर हम पूछते हैं, और लेबर कौन है? दोनों चीजें, पहले तो ये चीज जानना ही जरूरी है हमारे लिए कि कैपिटलिस्ट कौन है और लेबर कौन है। कैपिटलिस्ट, ठीक, देखिए, कैपिटलिस्ट है ओनर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक? ओनर ऑफ इंडस्ट्री, ओनर ऑफ इंडस्ट्री। और लेबर है वर्कर इन इंडस्ट्री। समझ में आ गया? यानी पूंजीपति उद्योगों का स्वामी है, और वर्कर है उस उद्योगों में काम करने वाला मजदूर। अब अगर वर्कर उद्योगों में काम करने वाला मजदूर है, तो वर्कर के पास है क्या? सिर्फ श्रम, सिर्फ अपना श्रम है। और अगर सिर्फ अपना श्रम है, तो उस श्रम को वर्कर या लेबर बेचता है। ठीक? और उसको जब बेचता है, तो उससे जो कुछ भी मिलता है, उससे वह अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ठीक? इसका मतलब कि इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेबर क्लास जो है डे बाय डे कमजोर होता गया, और कैपिटलिस्ट जो है डे बाय डे ग्रोथ करता गया। ठीक?
इसलिए इनके बीच डिस्टेंस बढ़ती गई और यह डिस्टेंस एक्सप्लॉयटेशन के कारण आ रही है। ठीक, इसलिए अब लेबर क्लास के पास कोई और टूल्स नहीं है कि लेबर क्लास ये नहीं सोचता है कि लेबर क्लास इस एक्सप्लॉयटेशन से उसे मुक्ति कैसे मिले। अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा है, रिवोल्यूशन, यानी मीन्स कि वह रिवोल्यूशन से मुक्ति पाना, रिवोल्यूशन के माध्यम से मुक्ति पाना चाहता है। और जब रिवोल्यूशन के माध्यम से मुक्ति पाना चाहता है, यानी मीन्स कि वह रिवोल्यूशन के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति पाता है, तब मार्क्स कहता है, मार्क्स तब कहता है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा विश्व पड़ा है। मीन्स क्या है, अगर क्रांति सफल हो गई तो इस एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति पा जाओगे, और अगर क्रांति सफल नहीं होती है, अगर क्रांति सफल नहीं होती है तो अगर क्रांति नहीं सफल होती है तो फिर लेबर रहोगे, लेबर रहोगे तो यानी अपने श्रम को बेचोगे और अपने परिवार का भरण पोषण करोगे। ये उसका मार्क्स का व्यू था, मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। इसलिए कहता है कि इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेबर क्लास जो है वह डे बाय डे कमजोर होता गया, डे बाय डे अब मुक्ति नहीं मिल, मुक्ति के लिए वह क्रांति की बात करता है। ठीक, अब अगर हम क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल की पोजीशन को देखते हैं कि क्लास स्ट्रगल है कैसे, क्लास स्ट्रगल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, तो क्लास स्ट्रगल का फॉर्मेशन होने के लिए हमको थोड़ा सा लिबरलिज्म के तरफ चलना पड़ेगा। लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद, और उदारवाद की जो आइडियोलॉजी है वह आइडियोलॉजी है मैन एंड हिज लिबर्टी, व्यक्ति व उसकी स्वतंत्रता। क्लियर, व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता। लिबरलिज्म दो प्रकार से आया, एक निगेटिव लिबरलिज्म एंड सेकंड पॉजिटिव लिबरलिज्म, सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक ये है नकारात्मक उदारवाद और वह सकारात्मक। नकारात्मक उदारवाद को कई नाम से जाना जाता है, क्लासिकल लिबरलिज्म और लेजेस फेयर और इंडिविजुअलिज्म और ट्रेडिशनल। और इन सब का ऑब्जेक्ट होता है मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। पॉजिटिव लिबरलिज्म है और मॉडर्न लिबरलिज्म और वेलफेयर स्टेट। क्लियर, लिबरलिज्म को कई बेस पर इस्टेब्लिश किया गया, इकोनॉमिकल बेस, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड सोशल। एडम स्मिथ पॉलिटिकल बेस पर हैं लॉक एंड जेएस मिल, साइंटिफिक बेस पर स्पेंसर और सोशल बेस पर मैकाइवर। ठीक, अब एडम स्मिथ इकोनॉमिकल बेस ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का आर्थिक आधार, किताब है इनकी वेल्थ ऑफ नेशन, और इसमें इन्होंने इकोनॉमिकल मैन
का कंसेप्ट दिया था। मीन्स और एडम स्मिथ ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को, अपने आर्थिक हितों को जितने अच्छे ढंग से जानता है उतने अच्छे ढंग से राज्य या समाज नहीं जान सकता। इसलिए राज्य या समाज को व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मीन्स कि आर्थिक मामलों में व्यक्ति को खुला छोड़ दो, क्योंकि स्मिथ का मानना है, एडम स्मिथ का मानना है कि अगर व्यक्ति अपना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जितने अच्छे से जानता है, यानी मीन्स हम अपना आर्थिक हित अच्छे ढंग से जानते हैं, आप अपने आर्थिक हित को अच्छा जानते हैं, दूसरा व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को जानता है, अदर पर्सन, सभी लोग अपने अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि किस काम को करने से, किस कार्य को करने से हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा और किस कार्य को नहीं करने से हमको इकोनॉमिकल लॉस से बच जाएंगे। तो अगर ये सब स्थिति को देखें तो यहां पर इकोनॉमिकल मैन के कंसेप्ट में यानी एडम स्मिथ कहता है कि व्यक्ति जो अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, उस इकोनॉमिकल इंटरेस्ट में राज्य को या समाज को उस व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब यहां पर स्मिथ के अकॉर्डिंग, यानी एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, यहां पर फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट यानी मीन्स कि अगर राज्य को, समाज को अगर कहता है कि व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, तो राज्य का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट, राज्य के कार्य क्या हो सकते हैं? तो स्मिथ के अकॉर्डिंग राज्य के 3 काम होंगे, 3 वर्क होंगे, पीस, सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर, शांति, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण। क्लियर? पीस, सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर। शांति और सुरक्षा क्या है? व्हाट इज द पीस एंड सिक्योरिटी? सुनिए, शांति और सुरक्षा पुलिस है, पुलिस वर्क है। इसलिए मैंने एक सेंटेंस आपको यहां पर दिया था, यहां पर इसको एक नाम और भी दिया जाता है यहां पर, पुलिस स्टेट, पुलिस राज्य। अब अगर पुलिस राज्य ये है तो पुलिस राज्य, समाज में राज्य का कार्य क्या है? ऐसी परिस्थितियों को बनाना जिससे कि व्यक्ति अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बिना किसी भय के कर सके। ठीक? अब सवाल खड़ा होता है, 2 चीजें, एक उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और बिहार। बिहार के समाज में या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में शांति और सुरक्षा थी, और अगर शांति और सुरक्षा नहीं थी तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा कैसे? क्या रीजन है? यहीं पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। क्या रीजन है कि मैक्सिमम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट साउथ इंडिया के तरफ होता है, नॉर्थ इंडिया में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होते? डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्रियों में इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज्यादा अच्छे ढंग से होती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वहां पर होते हैं। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जिस समाज में शांति और सुरक्षा नहीं होगी उस समाज में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नहीं होगी। रीजन क्या है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन? कि नॉर्थ इंडिया में कास्टिज्म है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट है, प्लस क्रिमिनलाइजेशन है। तो ये सब जो स्थितियां हैं, क्योंकि पूंजीपति क्या चाहता है? पूंजीपति यही चाहता है कि वह अपने पैसे का एक्सपेंडिचर या अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट उसी स्थान पर करे जहां पर उसके पैसे सुरक्षित रहे, जहां पर उसकी इंडस्ट्री सुरक्षित रहे। और अगर
आप ही पूंजीपति बन जाओ, आपके पास कैपिटल हो जाए, तो क्या आप उस स्थान पर कैपिटल लगाने का प्रयास करेंगे जहां पर आपको हमेशा अपनी पूंजी या अपनी इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर चिंता होती रहे? इसलिए पूंजीपतियों की मंशा या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की जो मंशा होती है वह यही होती है कि वह अपने पूंजी का अधिक से अधिक सिक्योर करना चाहता है। अब जहां पर पूंजी सिक्योर होगी, जहां पर समाज में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, वहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बहुत आराम से डेवलप करेगी, ग्रोथ करेगी। इसलिए पीस एंड सिक्योरिटी को कहा गया पुलिस वर्क, यानी, और यहां पर जब पुलिस वर्क है तो स्टेट, यहां पर स्टेट जो होगा, यानी नेचर ऑफ स्टेट पुलिस हो जाएगा, या पुलिस स्टेट कहा जाता है इसे। और पुलिस स्टेट का मतलब होता है, पुलिस राज्य का मतलब है वह राज्य जिस राज्य में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे। और जब लॉ एंड ऑर्डर बनी रहेगी तो व्यक्ति अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को पूरा कर लेगा। ठीक, यानी राज्य का कार्य सिर्फ इतना है कि एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसे वातावरण को स्थापित किया जाए जिसमें व्यक्ति अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करता रहे। इसलिए एडम स्मिथ यही कहते हैं कि मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिकल एरिया, मीन्स राज्य का आर्थिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप हो, क्योंकि व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को जितने अच्छे ढंग से जानता है उतने अच्छे ढंग से राज्य और समाज नहीं जान सकते। इसलिए व्यक्ति को, राज्य को व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए स्मिथ का विचार है कि स्टेट का जो वर्क होगा, स्टेट का जो फंक्शन होगा, स्टेट का जो इंपॉर्टेंस है, वह इंपॉर्टेंस है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक, अब अगर ये कंसेप्ट यहां पर आ रहा है, ये कंसेप्ट आ रहा है, इसी सिचुएशन थोड़ा सा देख लो तुम लोग। अब अगर हम इसी बेस पर एक कंसेप्ट ले लें, नेचुरल स्टेट ऑफ हॉब्स कैसा है? नो पीस, नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, नो पीस, नो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। अब ऐसी स्थिति में, इस नेचुरल स्टेट में, यानी हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था होगी, उस प्राकृतिक अवस्था में क्या व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहेगा? क्या व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक अवस्था में, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, जैसा कि हॉब्स कहता है कि व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक अवस्था में असुरक्षित था, तो क्या ऐसी अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था जो हॉब्स ने डिफाइन किया है, उस अवस्था में क्या व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहेगा? नहीं। और जब व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो व्यक्ति जब सुरक्षित ही नहीं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मान लो आप लोग घर जाते हो, जिस रास्ते से जाते हैं वह रास्ता आपके लिए अनजान है, और वह रास्ता अनजान होने के कारण उस पर आप एकदम निसंकोच, तो जाते समय यह थिंकिंग या यह सोचते हुए हम जाते हैं कि घर जाएंगे तो ये काम करेंगे, ये कार्य करेंगे, ये पढ़ेंगे, ये लिखेंगे, सब कुछ यही सोचता। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर वाले पूछते हैं किस रास्ते से आए हो? ये रास्ता है। तुमको नहीं मालूम था उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा शैतान है। अब आपके मन में भय आ गया, और अगले बार जब उस रास्ते पर जाएंगे तो ये सोचना तो दूर कि ये घर जाएंगे, ये जैसे ही कोई पत्ता भी हिलेगा तो शुरू हो जाओगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये जो पोजीशन है, ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य का जो नेचर है, राज्य की जो स्थिति है, वह स्थिति है सिर्फ और केवल एक ऐसे इन्वायरमेंट को जन्म देना जिसमें व्यक्ति अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को
बहुत अच्छे ढंग से कर सके। क्लियर? तो जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बहुत अच्छे ढंग से वह कर लेगा, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक? अब सोशल वेलफेयर का मतलब हो रहा है, सोशल वेलफेयर की जो पोजीशन हो रही है वह सोशल वेलफेयर ये है कि वह कार्य, क्योंकि व्यक्ति इकोनॉमिकल मैन है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, तो व्यक्ति वही कार्य करेगा जिस कार्य को करने से उसे इकोनॉमिकल बेनिफिट होगी। वह कार्य नहीं करेगा जिसे इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जिन कार्यों को राज्य नहीं करता है, जिन कार्यों को व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वह इकोनॉमिकल बेनिफिट के अकॉर्डिंग करेगा। तो जब इकोनॉमिकल बेनिफिट के अकॉर्डिंग कर रहा है, इकोनॉमिकल बेनिफिट यानी मींस कि उसे वही कार्य करना होगा, क्योंकि इकोनॉमिकल मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस जान रहा है, तो वह कार्य करेगा जिससे कि उसे इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल जाए, इकोनॉमिकल प्रॉफिट हो जाए, और उस कार्य को नहीं करेगा जिससे कि इकोनॉमिकल लॉस हो जाए। तो कुछ क्षेत्र में व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, कार्य करेगा नहीं, और उस कार्य को करने का दायित्व तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ मींस सोशल वेलफेयर, यानी जिन कार्यों को व्यक्ति नहीं करता है उन कार्यों को करने का दायित्व तो स्टेट का है, राज्य का है। और राज्य का होने का मतलब कि राज्य सामाजिक, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग भी अपना डेवलपमेंट चाहेंगे। अब ऐसी स्थिति में यहां पर इकोनॉमिकल मैन का आर्थिक स्मिथ का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग राज्य का जो अप्रोच है, राज्य की जो स्थिति है वह लिमिटेड हो जाती है, यानी राज्य को बहुत लिमिटेड कार्य करना है। ठीक?